कहानी की शुरुआत होती है नारुमी से, जो कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम पहन करके लगातार सर्कस की पैम्पलेट्स बांट रहा होता है कि तभी एक छोटा सा लड़का एक बड़े से सूट के साथ उससे टकरा जाता है। अब यहाँ पे वो पैम्पलेट मिलने के बाद ये लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे को सर्कस में लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे नारुमी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसको शक होता है कि शायद ये लड़का अपने घर से भाग गया है। लेकिन जब वो लड़का उदास होकर उधर से जाने लगता है तब यहाँ पे नारुमी को कुछ हो जाता है। उसको लगातार सफोकेशन हो रहा होता है और वो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो यहाँ पे लगातार अजीब हरकतें कर रहा होता है ताकि कोई उसके सामने हंस दे। अब यहाँ पे कई सारे लोग उसकी हरकतें को देख करके उसके आसपास आ तो जाते हैं, लेकिन कोई भी हंसता नहीं है। और उमर नहीं वाला था कि तभी यहाँ पे वो छोटा सा लड़का जो उससे पहले टकराया था वो हंस देता है और उसके हंसने की वजह से यहाँ पे इसका सफोकेशन रुक जाता है और नारुमी की जान बच जाती है। लेकिन फिर इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे के आसपास 3 लोग आ जाते हैं और वो यहाँ पे इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। नारुमी ये सब देख लेता है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद ये तीनों इस बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत दुखी था। तभी नारुमी यहाँ पे इन तीनों को आकर रोकता है और तीनों से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइटिंग के दौरान वो एक का गर्दन तोड़ देता है तो दूसरे का कंधा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं और ये देखने के बाद यहाँ पे नारुमी की भी फट जाती है। तभी छोटा बच्चा बोलता है कि मैं एक आइडिया देता हूँ, यहाँ से भाग लेते हैं। और नारुमी बोलता है कि तुमने सही कहा। ये दोनों भागते हुए स्टेशन में आ जाते हैं और वहाँ से एक ट्रेन पकड़ लेते हैं कहीं और जाने के लिए। अब ट्रेन में ही लोग बैठते ही हैं कि तभी यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि वो तीनों कौन थे, लेकिन यहाँ पे छोटा बच्चा बोल रहा होता है कि मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी इससे पहले कोई और सवाल पूछ पाता उसको एक और अटैक आ जाता है और वो फिर से सांस नहीं ले पा रहा था। वो छोटे बच्चे को बोलता है कि तुम्हें हंसना होगा, लेकिन यहाँ पे तो लड़का लगातार रो रहा था। तब नारुमी उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं हंसे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तब यहाँ पे छोटे बच्चे को हंसना ही होता है। नारुमी यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद नारुमी अपना नाम बताता है और पूछने लगता है कि वो तीनों कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। फिर यहाँ पे लड़का बोलता है कि मेरा नाम है मासूरू सेगा और जब से मेरे डैड मर गए हैं तब से वो तीनों मेरा पीछा कर रहे हैं। तुमने सेगा ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा ना, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी IT कंपनी है। मेरे डैड उसके CEO थे और उनके मरने के बाद से वो तीनों लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। तब नारुमी बोलता है कि मैंने सही समझा था, तुम एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो और ऊपर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तुम्हारे डैड अब मर गए तो तीनों तुम्हारे पीछे हैं ताकि उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए। अब देखो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड मरे कैसे थे। मासूरू यहाँ पे बताने लगता है कि पुलिस वालों ने हमें बताया था कि मेरे डैड का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। ऊपर से सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे डैड के कार में एक पपेट था जो कि उस कार के टायर में फंस गया था। फिर इसके बाद वो अपने दादाजी के बारे में बताने लगता है और बोल रहा था कि मैं जब भी अपने दादाजी से मिला करता था तो मैं देखता था कि उनके रूम में चारों तरफ केवल पपेट्स हैं। इसके अलावा वो ये बात भी हमें बताते थे कि सेगा फैमिली में हर किसी के पास एक ऐसा रूम होता है और ऊपर से सेगा फैमिली का हर एक मेंबर पपेट को बनाना और पपेट को कंट्रोल करना जानता है और इसको बोला जाता है काराकुरी पपेट। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी मेरे को बताई थी कि मेरे बड़े होने से पहले अगर मेरे डैड की मौत हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं सूटकेस को अपने साथ लेकर के भाग जाऊं और फिर आगे चल करके सिरोगाने मेरे पास आएगी मेरी मदद करने की। नारुमी यहाँ पे पूछता है कि सिरोगाने कौन है, लेकिन यहाँ पे मासूरू बोलता है कि मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस दादाजी ने ये बोला था कि सर्कस के आसपास मेरे को सिरोगाने मिलेगी। यही कारण है कि मैंने तुमसे उधर पे बोला था कि मेरे को सर्कस के पास लेकर के चलो। लेकिन तब यहाँ पे ट्रेन के अंदर वो आदमी आ जाता है जो कि शुरू से सेगा का पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे नारुमी उससे लड़ने तो चला जाता है, लेकिन नारुमी उसको हरा नहीं पाता। अब यहाँ पे नारुमी ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके सेगा को यहाँ से कहीं दूर लेके जाना होगा। लेकिन उतनी देर में जो दूसरा आदमी है वो यहाँ पे ट्रेन के आगे आ जाता है और ट्रेन की रफ्तार कम तो हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में ये आदमी मारा जाता है। और फिर यहाँ पे नारुमी को पता चलता है कि ये आदमी पपेट है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जिस आदमी से वो लड़ रहा है वो भी पपेट ही होगा। अब यहाँ पे ट्रेन तो अपने पटरी से उतर गई थी और सेगा लगातार यहाँ पे नारुमी को बोल रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम स्ट्रांग हो गई, यही कारण है कि मैंने तुम्हारी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी वजह से तुम भी मरोगे, मुझे अकेले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी को एक थप्पड़ मार करके ये बोलने लगता है कि देखो हर एक इंसान जीना चाहता है और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए फाइट करना होगा और ऊपर से अगर तुम्हें मदद मांगनी है तो मदद मांगो और ऊपर से जब तक तुम मेरे साथ हो कोशिश करना कि तुम लगातार मुस्कुराते रहो ताकि मैं ना मर जाऊं। इतना बोलने के बाद वो उस पपेट से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रेन रुक जाती है एक जगह पे तब सेगा बाहर आता है और वो देखता है कि उसके सामने एक पपेट है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा है और उस पपेट को देखने के बाद वो चिल्लाता है सिरोगाने और तब एक लड़की वो उसके सामने आ जाती है जो कि उसका सूटकेस लेती है और उसके अंदर से पपेट निकालती है और फिर उसके बाद वो सामने वाले पपेट को हरा देती है। इसके बाद वो चली जाती है सेगा के पास और उसको बताने लगती है कि मैं सिरोगानी हूँ जिसको तुम्हारे दादा ने हायर किया था ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक अच्छी जिंदगी दी थी और मरने से पहले उन्होंने वादा लिया था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूं। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी जब बाहर आता है तो वो पूछने लगता है कि सब चल क्या रहा है और यहाँ पे सेगा जो है नारुमी को देख के खुश हो जाता है। वो तुरंत उसके पास जाना चाहता था, लेकिन बीच में आ जाती है सिरोगाने। वो यहाँ पे तुरंत अपने पपेट से हमला कर देती है नारुमी के ऊपर, लेकिन बाद में यहाँ पे सेगा उठ के रुकने के लिए बोलता है। तब यहाँ पे लड़की बोलने लगती है कि देखो मुझे दादा ने हायर किया था ताकि मैं इसकी जान बचा सकूं,
लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मैं वो हूँ जो लगातार सेगा की जान बचा रहा है, और ऊपर से एक बात बताओ कि तुम्हारे पास भी एक पपेट है, तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, और अगर तुम्हें सही में सेगा की जान बचाने की रखा गया है तो इतने समय से तुम कहाँ थी। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने कुछ भी बोल नहीं पाती और तुरंत नारुमी के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे नारुमी भी उसके पपेट से बचते हुए उसके पास चला जाता है हमला करने के लिए, लेकिन बीच में सेगा आ जाता है दोनों को रोकने के लिए और उसको चोट लग जाती है। अब ऐसा होने के बाद यहाँ पे शिरोगाने तुरंत ही अपने पपेट को वापस से सूटकेस के अंदर डाल देती है और फिर बोलने लगती है कि मुझे लेकर के जाना होगा मास्टर को किसी सेफ जगह पे। नारुमी यहाँ पे पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, लेकिन शिरोगाने उसको कोई जवाब नहीं देती। वो बस इतना बोलने लगती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे नारुमी बाहर आता है तो वो देखता है कि ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से कई सारे लोग ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। तब उसको याद आता है कि सेगा की वजह से ये सब हुआ है, और वो सोचने लगता है कि अगर उसने सेगा की मदद नहीं की उसको किसी और जगह पहुंचाने में, तो हो सकता है सेगा के पीछे लगातार ऐसी पपेट्स आते रहेंगे जिसकी वजह से शहर में कई सारे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, और उनकी वजह से लोग आस्था छोड़ देंगे, फिर लगातार लोग दुखी रहेंगे, और अगर लोग दुखी रहेंगे तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शिरोगाने लगातार टैक्सी का वेट कर रही होती है और कोई भी टैक्सी उसके लिए रुक नहीं रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है नारुमी ड्रेस चेंज करके, और वो बता रहा होता है कि एक तो आज संडे है और ऊपर से जिस तरीके का तुमने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसको देखने के बाद तो कोई भी टैक्सी वाला तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। एक काम करूँ, मैं शहर का अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरी जान पहचान में डॉक्टर है, उसके पास हम चलते हैं और वहाँ जाकर के हम सेगा का इलाज करवा देंगे। मुझे पता है कि अभी भी तुम मुझको भरोसा नहीं करती हो, लेकिन याद रखना कि सेगा की हालत तुम्हारी वजह से है, इसलिए मेरे पीछे चलो। फिर इसके बाद ये लोग एक क्लिनिक में आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर इलाज भी कर देते हैं सेगा का। फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने नारुमी से पूछ रही होती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे नारुमी बस इतना बोल रहा होता है कि मैं ये तुम दोनों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ। और फिर इतना बोलने के बाद नारुमी यहाँ पे अपने डिसीज के बारे में वो बताने वाला था शिरोगाने को, लेकिन तभी वो लोग विंडो के पास देखते हैं कि एक आदमी अपने पपेट के साथ खड़ा है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो आदमी बोलने लगता है कि तुमने पिछली बार मेरे सारे पपेट्स को हरा दिया था, लेकिन इस बार जिस पपेट को मैं लेकर के आया हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इतना जब वो बोल ही रहा है तब यहाँ पे नारुमी उससे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने हायर किया है और तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन यहाँ पे आदमी कुछ भी नहीं बताता और डायरेक्ट हमला कर देता है शिरोगाने पे। तब यहाँ पे शिरोगाने भी अपने पपेट को ले आती है और फिर उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जो आदमी था ये बहुत कॉन्फिडेंट था अपने पपेट को लेकर के, क्योंकि इसके पपेट की रफ्तार भी ज्यादा थी और इसका पपेट दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट से बहुत ही आराम से इस दूसरे पपेट के हथियार को रोक लेती है। ये देखने के बाद तो ये आदमी भी डर जाता है और उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इतनी छोटी सी हाइट होने के बावजूद भी पपेट मेरे पपेट का हथियार रोक सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे शिरोगाने उसका हथियार तोड़ देती है और फिर वो डायरेक्ट उसका सिर ही पकड़ लेती है। ये देखने के बाद यहाँ पे आदमी अपने पपेट को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि शिरोगाने उसको कहीं जाने नहीं देती, और फिर वो अपने पपेट को कई बार घुमाने लगती है और फिर वो दूसरे पपेट को आराम से हरा देती है। अब यहाँ पे इसका पपेट तो हार जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सेगा पकड़ा जाता है, क्योंकि जब ये सब लोग लड़ने में यहाँ पे बिजी थे तब पीछे से 3 लोग आकर के सेगा को पकड़ लेते हैं और तीनों यहाँ पे चाकू के दम पे ही बोल रहे होते हैं कि सेगा को हमारे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे जो आदमी था बाहर खड़ा वो इनके साथ मिला हुआ था, वो यहाँ पे अपने आदमी को बोल रहा होता है कि काम करो उस बच्चे को मार दो, लेकिन इससे पहले ऐसा हो पाता है यहाँ पे नारुमी आकर के तीनों को हरा देता है और फिर ये आदमी अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो देखता है कि रूम में काफी सारी चीजें बिखरी हुई हैं, कुछ चीजें तो टूट गई हैं। ये सब देखने के बाद डॉक्टर पूछ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर यहाँ पे सेगा रोते हुए बता रहा होता है कि पहले तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और फिर आपके रूम का हालत भी मेरी वजह से हुआ है, और वो बोल रहा होता है लगातार कि मेरी वजह से लगता है हर कोई मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी उसको बोल रहा होता है कि पहली बात तो ये कि रोना बंद करो, जल्दी हंसो। लेकिन यहाँ पे सेगा ये बात बोलता है कि मैं ऐसी हालत में हंस कैसे सकता हूँ, लेकिन नारुमी उसको लगातार हंसने के बोल रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं हंसोगे तो मैं मर जाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे नारुमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वो लगातार सेगा को हंसने के लिए बोल रहा होता है, तो ये चीज देखने का डॉक्टर समझ जाता है कि यहाँ पे नारुमी को स्टोन ऑफ डिजीज हो गया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे शिरोगाने सेगा का हाथ बुलाने लगती है और बोल रही होती है कि उसके पास मत जाना, नहीं तो डिजीज तुम्हें भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये डिजीज ऐसे नहीं फैलता। और फिर इतना बोलने के बाद डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि आदमी अगर किसी और आदमी को देख ले जो कि रो रहा है या फिर किसी मुसीबत में है तो उस आदमी को एंजाइटी अटैक होने लगेगा। न केवल इतना बल्कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अगर वो चाहता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो तो उसे कैसे भी करके अपने सामने वाले आदमी को हंसाना होगा। अब यहाँ पे नारुमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, तो यहाँ पे सेगा बोलता है तुम किसी ऐसे आदमी को देख लो ना जो ऑलरेडी हंस रहा हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी बताता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, मुझे कैसे भी करके किसी इंसान को हंसाना होगा। अब इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे इन दोनों को लगातार अजीब हरकतें करके दिखा रहा होता है ताकि ये दोनों हंस दें, लेकिन यहाँ पे कोई हंसता ही नहीं। तब यहाँ पे नारुमी बोलता है कि तुम लोग बेकार हो। इतना बोलने के बाद वो बाहर चला जाता है किसी और को हंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेगा भी उसके पीछे जाने वाला था। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो अपनी हालत पे।
लेकिन यहाँ पे सेगा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, उस आदमी ने मेरी मदद की है और मैं अभी उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे नारुमी एक स्टोर में आ जाता है ताकि वो लोगों को हंसा सके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और यही कारण है कि अपने पेन की वजह से वो यहाँ पे किसी को हंसा नहीं पाता, उल्टा वो सबको डरा रहा होता है। तब स्टोर के अंदर सिरुगाने आकर के उसके सर पे टपली मार करके उसको बताने लगती है कि देखो तुम यहाँ पे किसी को हंसा नहीं रहे हो, उल्टा तुम यहाँ पे सबको डरा रहे हो। और ये बात यहाँ पे नारुमी को पता चल जाती है, लेकिन फिर इसके बाद सिरुगाने उसके सिर पे एक और बार टपली मारती है और फिर इस बार नारुमी गुस्सा हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे स्टोर के अंदर, उनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग सर्कस में काम करते हैं, क्योंकि सिरुगाने का ड्रेस बहुत ही अजीब था और इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख यहाँ पे हर कोई हंसने लगता है। तब जाकर के यहाँ पे नारुमी की जान बच जाती है। फिर इसके बाद नारुमी इन दोनों को ले आता है अपने घर पे, जहाँ पे सिरुगाने इन दोनों के लिए खाना बनाती है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे नारुमी सेगा से मिलता है तो पूछने लगता है तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है क्या? तो यहाँ पे सेगा बताता है कि देखो मैं सेगा फैमिली के अंदर केवल 3 साल पहले ही आया हूँ और मुझे अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लोग मेरी माँ को मिस्ट्रेस बुलाया करते थे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी भी थोड़ा सा हैरान था। फिर इसके बाद यहाँ पे सेगा पूरी कहानी बताते हुए बोलने लगता है कि मैं अपनी माँ के साथ अलग रहा करता था, देखिए मेरी माँ की मौत के बाद अचानक से एक दिन एक घर पे एक लोहार आता है जो कि बताता है कि अब से मैं सेगा फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और फिर उसके बाद से ही मैं सेगा फैमिली में शामिल हो गया। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी प्रॉपर्टी में, मुझे बस अपनी माँ के लिए एक अच्छा ग्रेव बनाना है, क्योंकि मेरी माँ के मौत के बाद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनके लिए एक अच्छा ग्रेव बना सकूं। अभी सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी को रोना आ जाता है, लेकिन वो मासूरो के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उल्टा घूम जाता है। फिर उसके बाद जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं मासूरो को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके का भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि दिखाती तो है कि इसको सेगा की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और ऊपर से तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिरुगाने इसका असली नाम नहीं है। लेकिन फिर खाना खा लेने के बाद यहाँ पे नारुमी चला जाता है थोड़ी देर अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाता है मासूरो और उससे पूछने लगता है कि तुमने कहाँ सीखा? तो नारुमी बताता है कि मैंने चाइना में सीखा था। और फिर इसके बाद नारुमी उसको 1-2 ट्रिक्स करके भी दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मासूरो बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग होता तो मुझे डेथ से डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे नारुमी बोलता है कि देखो मौत से हर किसी को डर लगता है, मैं भी जब उन पपेट्स और बुरे लोगों से लड़ रहा था तब डर मुझे भी लग रहा था, यहाँ तक कि जब बचपन में मैं भी छोटा था तब मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और मैं भी तुम्हारी तरह हर किसी से डरता था। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे मासूरो बोलने लगता है क्या सही में मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग बन गया तब जाकर के लोग मेरी सुनेंगे और यहाँ तक कि मैं हर पल हंस सकता हूँ। फिर इसके बाद नारुमी उसको अपने बचपन की कुछ फोटो दिखाने लगता है और बोल रहा होता है कि देखो स्कूल जाते वक्त मैं रोता था, खाना खाते वक्त मैं रोता था और स्कूल के पीटी के दौरान भी मैं रोता ही रहता था, लेकिन आगे चल करके मैंने अपने आप को बदला, स्ट्रांग बनाया। तुम भी स्ट्रांग बन सकते हो और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रहे कि जब तक तुम मेरे साथ तो लगातार इस तरीके से हंसते रहना ताकि मैं मर ना जाऊं। लेकिन तभी वहाँ पे सिरुगाने आ जाती है और यहाँ पे मासूरो को बोलती है चलो अब सोने का समय हो गया है। लेकिन यहाँ पे जब मासूरो जाने वाला था सोने के लिए तो वो नारुमी से बोलता है क्या तुम मेरे साथ तब तक रह सकते हो जब तक मैं स्ट्रांग न बन जाऊं? और यहाँ पे नारुमी उससे वादा करता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा। लेकिन रात में यहाँ पे नारुमी जब अकेले सो रहा होता है तब वो लगातार यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे मासूरो की हेल्प क्यों कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके मासूरो को लगातार हंसते हुए दिखना है और वो मासूरो के बिना नहीं रहना चाहता। लेकिन रात में जब मासूरो यहाँ पे वॉशरूम में चला जाता है तब अचानक से उसके विंडो के सामने कोई आ जाता है जो कि पपेट के साथ था और वो उसको पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सिरुगाने हाथ हो जाती है लेकिन उसको बचा नहीं पाती, क्योंकि सिरुगाने का जो पपेट है वो किसी और रूम में, इसलिए वो यहाँ पे हार जाती है। दूसरा यहाँ पे नारुमी भी आ जाता है, लेकिन तब तक दूसरा आदमी पीछे से आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ये दोनों ही आदमी पपेट के साथ यहाँ पे मासूरो को लेकर के बड़े से ट्रक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों लगातार उस ट्रक का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इनके बीच में आ जाता है जो कि पहले इनसे लड़ा था। अब यहाँ पे सिरुगाने और नारुमी दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसी ने किडनैप किया मासूरो का। लेकिन फिर यहाँ भी आदमी बताने लगता है कि मेरा नाम है इरियो और दूसरी बात ये कि किडनैपर्स कोई और है, वो हमारी राइवल ग्रुप है और मेरा ग्रुप कहलाता है स्लॉटर ग्रुप, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे किल करते हैं। जहाँ तक हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके हिसाब से हमें मासूरो का खून करना था, ना कि उसका किडनैप। लेकिन एक और टीम को हायर किया गया था जिनका काम होता है किडनैपिंग का, और उन लोगों ने मासूरो को किडनैप किया है ताकि वो मासूरो को उसके अंकल तक पहुंचा सके। और मुझे पता है कि वो लोग मासूरो को लेकर के गए हैं मैंसन में जहाँ पे उसके अंकल रहते हैं। लेकिन एक काम तुम ये कर सकते हो कि तुम दोनों मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद से उसके किडनैपर ग्रुप को हरा सकूं और फिर उसके बाद तुम लोग मासूरो को वहाँ से ले जाना। अब इन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होता और इन दोनों को इसका साथ देना ही पड़ता है। फिर अगले दिन जब ये लोग जाने वाले होते हैं मासूरो की जान बचाने के लिए, तब यहाँ पे सिरुगाने नारुमी से पूछती कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, यानी कि तुम सेगा की मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम उसको जानते भी नहीं हो। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि तुम्हें इरियो के ऊपर ट्रस्ट है क्या? वैसे भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं तुमको बताऊंगा भी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ तब भी तुम्हें बिलीव नहीं होगा। इससे अच्छा काम करते हैं कि अभी फिलहाल के हम मासूरो की जान बचाने चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मासूरो की आंख खुलती है तो देखता है अपने सामने एक बूढ़े आदमी को। ये आदमी बता रहा होता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, यानी कि तुम्हारे फादर का भाई हूँ, और ऊपर से तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझे ये बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है
तो उसके बाद उनके बेटे का ध्यान मैं ही रखूंगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें बुरे लोगों से किडनैप करवा के अपने पास ले आया हूँ। लेकिन फिर यार मसूरो ये सोच रहा होता है कि नारुमी और शिरोगाने बुरे लोग नहीं है, और ऊपर से वो ये बात भी समझ जाता है कि उसके अंकल केवल उसके पैसे के पीछे हैं। यही कारण है कि वो उसको किडनैप करवा के अपने पास लेकर के आए हैं। लेकिन मैंसन के गेट के आगे हम देखते हैं कई सारे लोग जिनके हाथ में हथियार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मसूरो को छुड़ाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई आ सकता है। और ऊपर से यहाँ पे ईज़ियो भी अपने लोग सब तैयार था। लेकिन उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट हमला नहीं करता मैंसन के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि मैंसन के अंदर कई सारे ट्रैप हैं, इसलिए वो वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी आ जाता है अपने मोटरसाइकिल पे और वो डायरेक्ट हमला करने ही सोचता है। तब यहाँ पे शिरोगाने उसको ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन नारुमी बोलता है कि मैं सबके ऊपर हमला करूंगा, तब तक तुम जाना मसूरो को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे लोग जैसे गेट के अंदर आ जाते हैं, तुरंत ही यहाँ पे नारुमी के ऊपर कई सारे लोग एक साथ हमला करने आ जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे नारुमी हर किसी को हराते जा रहा था। लेकिन ईरियो ये सब दूर से देख रहा था और वो समझ जाता है कि उसके पास यही अच्छा मौका है, इसलिए वो भी अपनी टीम को यहाँ पे नीचे भेज देता है ताकि किडनैपर टीम को आराम से हराया जा सके। लेकिन फिर इसके बाद मैंसन का जो मेन गेट था वो बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक लड़की आ जाती है जिसके पास एक पपेट था। वो यहाँ पे सबको बता रही होती है कि तुम इस गेट को तोड़कर अंदर नहीं आ पाओगे। लेकिन तभी यहाँ पे स्लॉटर ग्रुप का एक आदमी जिसके पास एक पपेट था वो आ जाता है गेट के पास और लगातार गेट के ऊपर हमला करवा रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी गेट के अंदर से दो रोलर आते हैं जो कि उसके पपेट को बीच में कुचल देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी अपने ग्लव्स को उतार नहीं पा रहा था। यही कारण है कि वो सबसे मदद भी मांग रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नारुमी उसकी मदद करने जा भी रहा था, लेकिन यहाँ पे शिरोगाने ऐसा करने से मना कर देती है और बताने लगती है कि ये स्लॉटर ग्रुप का एक मेंबर है, यानी कि लोग मसूरो की जान लेना चाहते हैं, तो अगर ये मर भी जाता है तो अच्छा है हमारे लिए। और यही कारण है कि यहाँ पे नारुमी जा नहीं पाता और वो इंसान मर जाता है। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट के साथ आ जाती है और वो एक ही हमले में यहाँ पे गेट को तोड़ भी देती है, जिसके बाद स्लॉटर ग्रुप के कई सारे मेंबर्स गेट के अंदर घुसते हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर बम गिर जाते हैं और ये जो बम थे इसी लड़की ने अपने पपेट के थ्रू गिरवाए थे इनके ऊपर। और वो बोल भी रही थी कि मैंने कहा था ना कोई भी इस गेट को पार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये मसूरो के अंकल लगातार उसको समझा रहे होते हैं कि देखो बेटा, कई सारे लोग हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं और अपना बेटा बना लूं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? लेकिन यहाँ पे मसूरो पहले से डरा हुआ था और तुरंत ही बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन यहाँ पे अंकल बोलते हैं उसके कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। तब यहाँ पे मसूरो अपने अंकल को धक्का देकर के वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे लड़की अपने पपेट को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थी। वो लगातार ये बोल रही होती है कि मैंने बचपन से लेकर प्रैक्टिस किए पपेट्स को कंट्रोल करने की, यही कारण है कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगी। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे कई सारे बम्स फेंक देती है इनकी तरफ। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने में बहुत ज्यादा तेज थी, वो अपने पपेट के जरिए हर एक बम को पकड़ लेती है और एक भी बम को नीचे गिरने नहीं देती। ये देख करके तो ये सामने वाली लड़की भी हैरान थी। फिर उसके बाद शिरोगाने सारे बम को उसी की तरफ फेंक देती है और बम फटने के बाद वो सामने वाली लड़की हार जाती है। शिरोगाने यहाँ पे जीत तो जाती है, लेकिन जीतने के बाद वो ये जरूर बोलती है कि तुम बचपन से प्रैक्टिस कर रही हो पपेट्स की और उन्हें कंट्रोल करने की, लेकिन मेरा जन्म ही हुआ है पपेट्स के साथ। और यहाँ पे फिलहाल ये अंकल लगातार ढूंढ रहा होता है मसूरो को, लेकिन यहाँ पे मसूरो कैबिनेट में जाके छुप जाता है और उस कैबिनेट में उसको एक बुक मिलती है जिसके ऊपर उसके डैड का नाम लिखा था और उस बुक को जो वो खोलता है तो उसके अंदर उसका भी नाम लिखा था। लेकिन इधर भी नारुमी फिलहाल के लिए ईरियो के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो पूछने लगता है कि तुम लोग हो कौन जो कि इतने बड़े पपेट्स को आराम से कंट्रोल कर पाते हो और किसी की भी जान ले लेते हो। तब यहाँ पे ईरियो बताने लगता है कि हम जितने भी लोग हैं जो कि पपेट्स को कंट्रोल करना जानते हैं वो सभी एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और उस क्लैन का नाम है क्यूरोगा क्लैन। और स्टार्टिंग में तो ये जो क्लैन है ये गॉड को प्रेस करने के लिए पपेट्स का डांस दिखाया करता था। अब इधर पे हम देखते हैं मसूरो को, जिसको ये बात पता चलती है कि उसको एक बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस बुक के अंदर लिखा गया था कि हम क्यूरोगा क्लैन को खत्म करेंगे और उसको खत्म करने के लिए हम मसूरो का इस्तेमाल करेंगे। और इधर पे ईरियो ये बात बता रहा होता है कि हमारे क्लैन के लिए जितनी पपेट्स थे वो सारे सेगा फैमिली से आते थे, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम उनको पैसा दिया करते थे, लेकिन आगे चल करके सेगा फैमिली हमें पैसा दिया करती थी ताकि हम उनके द्वारा बनाए गए पपेट्स को टेस्ट कर सके। अब बेसिकली उनके द्वारा जो बनाए गए पपेट्स थे वो सारे एक वेपन थे, यानी कि उनके अंदर ऐसे हथियार थे जो कि किसी भी इंसान को आराम से खत्म कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता है, यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि चलो अब जल्दी करो। इससे वो बोलता है कि ठीक है, अगर हम जिंदा बचे तो मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। फिर इसके बाद लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक ट्रैप होता है जिसके ऊपर ही पांव रख देते हैं और यहाँ पे शिरोगाने उस ट्रैप के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे नारुमी उसका हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पे मसूरो को अपने डैड की इस बुक को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअली उसके डैड इस पूरे क्लैन को खत्म करना चाहते थे, यानी कि क्यूरोगा क्लैन को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे मसूरो के हवाले अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी, क्योंकि ऐसा होने के बाद कई सारे लोग क्यूरोगा क्लैन के मेंबर्स को हायर करेंगे मसूरो को किडनैप करवाने का या फिर उसको खत्म करने का। और ऐसा होने के बाद क्यूरोगा क्लैन के सारे मेंबर्स आपस में लड़ते बैठेंगे, जिसके बाद होगा यूं कि सारे क्लैन के मेंबर मर जाएंगे। अब ये पढ़ने के बाद यहाँ पे मसूरो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसके अंकल उसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे नारुमी पूरी कोशिश कर रहा होता है शिरोगाने की जान बचाने की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि नारुमी को फिर से वो अटैक आ जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि काम
काम करो, तुम मुझे छोड़ दो, जाओ और मासूरो की जान बचाओ। लेकिन यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि तुम क्या एक पपेट बन गई हो, क्योंकि अगर तुम्हें खुद की लाइफ की परवाह नहीं है और तुम अपनी खुद की लाइफ बचाना नहीं चाहती तो तुम दूसरों की लाइफ क्या बचाओगी। लेकिन इतना बोलती है यहाँ पे नारुमी का पकड़ छूट जाता है और वो दोनों ही अब नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसलिए इधर पे मासूरो पिट रहा होता है क्योंकि उसके अंकल लगातार उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरा बेटा बनना ही होगा। लेकिन यहाँ पे मासूरो इसके मना कर देता है, इसलिए उसके अंकल लगातार उसे पीट रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसके अंकल को एक कॉल आता है जिसके बाद वो मासूरो को बात बता रहे होते हैं कि जो लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं तो वो लोग मर गए हैं, और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनकी डेड बॉडी दिखाता हूँ। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि इधर पे दोनों बच गए थे और फिलहाल यहाँ पे नारुमी बहुत ज्यादा तकलीफ में था क्योंकि इसे एक तो चोट लग गई है और ऊपर से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे शिरोगाने को होश आता है तो नारुमी उसको बोलने लगता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ मासूरो की जान बचाने के लिए, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को चोट लग गई और ऊपर से मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे नारुमी लगातार उसे हंसाने की कोशिश करता है लेकिन शिरोगाने हंसती नहीं है। फिर यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि जब तक मैं हंसूंगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन यहाँ पे नारुमी समझ जाता है कि शिरोगाने हंस नहीं पाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके मासूरो की जान बचानी है। इसलिए वो ये सोच रहा होता है कि उस शिरोगाने को एक जोक सुनाएगा और जब शिरोगाने हंसेगी नहीं तो वो यहाँ से उसको जाने के लिए बोल देगा। लेकिन यहाँ पे नारुमी जानबूझ करके बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनने के बाद उसको लगता है कि शायद शिरोगाने इधर से चली जाएगी क्योंकि वो उसको हंसा नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है क्योंकि यहाँ पे शिरोगाने उसको प्यार से देखने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता। अब उसको ऐसे देखने के बाद यहाँ पे नारुमी का जो अटैक था वो रुक जाता है और यहाँ पे नारुमी भी सोच रहा होता है कि उसका ये अटैक चला कैसे गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए शिरोगाने उससे माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मुझे हंसा नहीं पाया और ना मैं हंस पाई, प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है मैं भी पपेट बन गई हूँ। और इधर पे मासूरो देख लेता है कि दोनों जिंदा हैं। तब जाकर के मासूरो यहाँ पे तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लाता है और अपने अंकल के ऊपर छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो तुरंत एक चेयर से यहाँ पे विंडो को तोड़ देता है और जाकर के उस पे खड़ा हो जाता है। और इधर पे हम देखते हैं नारुमी को जो कि उससे पूछ रहा होता है कि क्या मतलब है कि तुम भी एक पपेट बन गई हो। तब यहाँ पे शिरोगाने ये बताने लगती है कि मुझे मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरा जन्म हुआ था फ्रांस में और वहीं पे मैं पली बड़ी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन थे। मुझे बचपन से ही पपेट्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता और जो मेरी टीचर थी वो लगातार मुझे सिखाती थी कि ह्यूमंस फीलिंग को अंदर से निकाल दो और उसके बाद तुम सिर्फ एक पपेट बन जाओ जो कि पपेट को कंट्रोल करना जानती है। फिर आगे चल करके मेरे को एक मिशन दिया गया जहाँ पे मुझे ऑटोमेट्स को खत्म करना था, यानी कुछ ऐसे पपेट्स जो कि अपने आप ही चलते हैं। मैंने लगातार उनको खत्म किया लेकिन फिर बाद में मेरे को ये मिशन दे दिया गया और लगातार पपेट्स को खत्म करने की वजह से मैं भी एक पपेट बन गई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुस्कुराते कैसे हैं। लेकिन तब यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें मुस्कुराना आता है लेकिन तुम दिखाना नहीं चाहती हो, और याद रखना तुम कोई पपेट नहीं हो, तुम भी एक इंसान ही हो। अब इधर पे मासूरो खड़ा तो हो जाता है विंडो पे, लेकिन वो जब नीचे देखता है तो उसको डर लग रहा होता है। यहाँ पे उसके अंकल बोलते भी है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन नीचे आ जाओ, लेकिन मासूरो ऐसा नहीं करता और वो लगातार ये सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा और स्ट्रांग बनने के लिए उसे सबसे पहले अपने फैसले खुद लेने होंगे। इससे यहाँ पे फिर मासूरो ये सोच रहा होता है कि अब वो लगातार नहीं रोएगा बल्कि वो भी जिंदगी में मुस्कुराना चाहता है, क्योंकि मासूरो अपनी पूरी जिंदगी वैसे नहीं जी पाया जैसे जीना चाहता था। इसके अलावा वो अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर रोया है, लेकिन अब वो डिसाइड कर लेता है कि अगर वो यहाँ से कूदने के बाद जिंदा बच गया तो उस जिंदगी भर मुस्कुराएगा, और यही सोच करके वो नीचे कूद जाता है। लेकिन इधर पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मैंसन के अंदर ही काफी सारे बम्स फिट कर देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक आदमी अपने पपेट के जरिए ईवीओ की जान लेने वाला था तभी हम देखते हैं कि इस आदमी के ऊपर मासूरो आकर गिर जाता है। अभी आदमी तो यहाँ पे बेहोश हो जाता है लेकिन मासूरो के यहाँ पे जान बच जाती है। फिर उसके बाद वो देखता है यहाँ पे ईवीओ को और बोलने लगता है कि तुम वही आदमी हो जो कि मेरी जान लेने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करो। देखो पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना दूंगा। लेकिन यहाँ पे एरियोस ये सोच रहा होता है कि यार ये कैसा बच्चा है जो कि इतने ऊपर से गिरा है लेकिन उसके बावजूद भी बच गया है और ऊपर से अब मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इसके लिए काम करूं। लेकिन फिर इसके बाद वो मसारो को ही बोलने लगता है कि देखो मसारो, भले तुमने मेरी जान क्यों ना बचाई हो लेकिन मैं अपने क्लाइंट पे धोखा नहीं दे सकता, यही कारण है कि मुझे तुम्हें मारना तो होगा ही। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पे मसारो वो बुक देता है जो कि उसके फादर की थी, और उसको पढ़ने के बाद ये लोग को समझ में आता है कि इनको फंसाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मसारो की मदद से इनके पूरे क्लाइंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इतना पढ़ लेने के बाद फिर यहाँ पे बोलने लगता है चलो अब ये बता दो कि तुम मुझे पे कितना करोगे। और यहाँ पे नारुमी और शिरोगाने जब एक जगह से निकल करके किसी और जगह जाने वाले थे तभी उनके सामने वो लोग देखते हैं कि एक आदमी है जो कि स्लॉटर ग्रुप का होता है, वो यहाँ पे दूसरे आदमी से हार जाता है और ये दूसरा आदमी उसका वहाँ पे सिर काट देता है। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि अंकल को ये लग रहा होता है कि मसारो मर चुका है, लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है, बताया जाता है कि मसारो अभी जिंदा है। ये सुनने के बाद ये खुश तो हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मसारो इरियो के साथ आ जाता है। और वैसे तो यहाँ पे इरियो बोलने लगता है कि छोटा बच्चा तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मसारो अपने अंकल की जान नहीं लेता बल्कि वो ये बोलता है कि आप ये सब रोक दो। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पे टीवी में देख लेते हैं कि यहाँ पे उसके दोनों दोस्त हैं, यानी कि नारुमी और यहाँ पे शिरोगाने दोनों फंस चुके हैं, और जिस आदमी ने इन दोनों को फंसा के रखा है वो यहाँ पे अपने केबल के जरिए इन
दोनों के गले को लगातार धीरे धीरे कस रहा था। अब ये सारी चीजें यहाँ पे मसूरू भी देख सकता था। उल्टा यहाँ पे मसूरू की जो वॉइस है इन दोनों को सुनाई भी देती है। मसूरू लगातार बोल भी रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, यानी कि इन दोनों को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये दोनों सुन लेते हैं मसूरू की वॉइस और इन दोनों को समझ में आ जाता है कि मसूरू इन दोनों को देख रहा है, इसलिए दोनों यहाँ पे नाटक करते हैं और ये दिखाते हैं कि इन दोनों को तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे सच्चाई मसूरू को पता होती है, इसलिए वो अपने अंकल को बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा होने के बाद फिर यहाँ पे नारुमी और शिरोगाने को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे इरियो बताने लगता है मसारो को कि देखो तुम्हारे अंकल तुमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को पता है कि तुम यहाँ पे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंकल नहीं चाहेंगे कि और किसी को पता चले, यही कारण है कि तुम्हारे अंकल तुम दोनों को मरवा देंगे। अब यहाँ पे मसारो अपने अंकल से बात पूछता भी है तो उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चले। अब ये बात सुनते यहाँ पे मसारो गुस्सा हो जाता है और तुरंत चला जाता है अपने अंकल की तरफ, दौड़ते हुए जाता है और फिर उनका घुटना तोड़ देता है। उसके बाद वो उनके नाक पे भी हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे इरियो को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। और यहाँ पे ये दोनों को जिस केज के अंदर बंद किया गया था उधर के आसपास की लाइट चली गई थी। तो ये सब होने के बाद यहाँ पे शिरोगाने डर जाती है। तो शिरोगाने यहाँ पे बता रही होती है कि बचपन में जब मैं छोटी थी, जब भी मैं पपेट के दौरान कोई भी गलती कर दिया करती थी तो मेरे को इसी तरीके से एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता था, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता था और वहाँ पे एक छोटी सी विंडो होती थी। उस विंडो के अंदर से एक हाथ निकल करके आता था जो कि मुझे पपेट के डांस दिखाता था। वो चीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी और अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे सामने वही विंडो है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी उसको अपने पास ले लेता है और बाद में बताने लगता है कि देखो मुस्कुराओ, क्योंकि कई बार डर का सामना हमें मुस्कुरा के करना पड़ता है और डर हमारे सामने कुछ कर नहीं पाता है, हम लगातार मुस्कुराते रहे। फिर यहाँ पे शिरोगाने बताने लगती है कि यही सेम बात मेरे को मसूरू के दादा ने भी बोली थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम एक पपेट बन गई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में मुस्कुराओ, क्योंकि तुम मुस्कुराना भी भूल गई हो। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि तुम मसूरू की जान बचाओ और जब तुम ऐसा कर रही होगी तब तुम मुस्कुराना सीख जाओगी और फिर से एक इंसान बन जाओगी। लेकिन अभी फिलहाल के मसूरू और इरियो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वो दोनों अपने पपेट के ऊपर बैठ करके सोच रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके नारुमी और शिरोगाने को छोड़ाना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए दोनों टॉप फ्लोर के ऊपर है। तब यहाँ पे हम देखते हैं मसूरू को जो कि बोलता है कि हमें कैसे भी करके पपेट को वहाँ तक लेके जाना होगा, लेकिन इरियो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसूरू बोलता है कि मैंने हर एक चीज कैलकुलेट कर ली है, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन जैसे वो दोनों ऐसा कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनका पपेट स्लिप कर जाता है, वो नीचे गिर रहा था। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे मसूरू कंट्रोल करने लगता है पपेट को और वो पपेट की गर्दन को बड़ा कर देता है, जिसके बाद फाइनली वो पहुंच जाता है नारुमी तक। लेकिन यहाँ पे नारुमी और शिरोगाने जब यहाँ पे इरियो को देखते हैं तो दोनों यहाँ पे मसूरू को बोलते हैं कि इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पे मसूरू बोलता है कि नहीं चिंता मत करो, ये मेरे लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे इरियो बोलता है कि हाँ बच्चे ने सही बोला। लेकिन इतना बोलने के बाद वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने की नारुमी और शिरोगाने को पहले पकड़ा था। वो यहाँ पे आने के बाद ये धमकी देता है कि अगर यहाँ पे मसूरू तुम्हारे पास रहा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शिरोगाने भी अपना हाथ ले आती है। तभी आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का ही हाथ काट दूंगा। लेकिन ये आदमी ऐसा कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुमी अपना हाथ बीच में ले आता है और इस आदमी के दोनों ब्लेड ही कट जाते हैं। फिर इसके बाद नारुमी यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और केज को तोड़ देता है, जिसके वजह से लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नारुमी को लगातार इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि इन सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे मसूरू को पीटा है, क्योंकि मसूरू को चोट आ रही है। तब जाकर के वो गुस्से में यहाँ पे इस आदमी को पीट करके बाहर कर देता है। लेकिन अभी फिलहाल के और भी कई सारे लोग हैं जो कि नारुमी का वेट कर रहे हैं और ये सब लोग यहाँ पे हमला तो कर देते हैं नारुमी के ऊपर, लेकिन नारुमी एक एक करके सबको हरा भी देता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे ये दोनों भी हैरान थे और बोल रहे थे कि नारुमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब यहाँ पे शिरोगाने का ध्यान होता है पूरा नारुमी की तरफ, तभी यहाँ पे एक लड़की जिसके पास पपेट होता है वो हमला कर देती है शिरोगाने के पाँव के ऊपर और यहाँ पे शिरोगाने घायल हो जाती है। और जब यहाँ पे नारुमी का ध्यान चला जाता है शिरोगाने की तरफ तब उसको बंदी बना लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे शिरोगाने अपने पपेट का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उठ नहीं सकती थी, इससे वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। इससे दोनों यहाँ पे लगातार मसूरू को बोल रहे होते कि तुम्हें हाथ से भागना होगा। मसूरू स्टार्टिंग में तो भागता है लेकिन बाद में वो ऐसा करना बंद कर देता है और यहाँ पे शिरोगाने का जो पपेट था उसका पूरा कंट्रोल वो अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ पे मसूरू बहुत ही आराम से इस पपेट को कंट्रोल तो कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मसूरू को ज्यादा ट्रिक्स नहीं आते थे। उसको केवल एक ही ट्रिक आता था जो कि उस शिरोगाने को करते हुए देखा था और जैसे उसको सही मौका मिलता है वो उसी ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल करता है और सामने वाले पपेट को आराम से हरा देता है। लेकिन जैसे वो पपेट हारता है यहाँ पे हम देखते हैं कि बम का जो टाइमर था वो खत्म हो जाता है और तभी बम ब्लास्ट होता है और पूरा जो महल होता है वो नीचे गिर रहा होता है। अब यहाँ पे लोग भी फंस गए थे, लेकिन कैसे भी करके लोग अपने आप को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एरियो आकर के बताने लगता है कि देखो मैंने यहाँ से लेकर के नीचे तक रस्सी बांध के रखी है, हमें कैसे भी करके इस रस्सी के सहारे नीचे जाना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि हम तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, हो सकता है हम नीचे जा रहे हो और तुम रस्सी काट दो।
लेकिन यहाँ पे यूरी बोलने लगता है कि मैंने पहले ही कहा ना कि इस बच्चे ने मुझे हायर किया है, इसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए, इससे मैं रस्सी नहीं काटने वाला। ये लोग सबसे पहले यहाँ पे शिरोगाने को नीचे भेजने वाले थे और यहाँ पे मसूरू जिस चीज के ऊपर खड़ा था वो चीज टूट जाती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे शिरोगाने बोलती है कि मैं भी जाऊंगी उसकी मदद करने के लिए और मैं नीचे जाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे नारुमी उसको ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अपने पाँव की तरफ ध्यान से देखो, तुम्हारे पाँव ऑलरेडी इंजर्ड है, यानी कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं जाता हूँ मसूरू की जान बचाने के लिए और तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नीचे पहुंचोगी हम दोनों भी वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन एन वक्त पे यहाँ पे नारुमी को अटैक आ जाता है, जिसके बाद उसको फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे शिरोगाने लगातार सोच रही होती है कि उसको हंसना होगा, लेकिन वो हंस नहीं पा रही थी, तो वो यहाँ पे माफी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पे नारुमी उसके पास आकर के उसको बताने लगता है कि तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फिर उसको नीचे धकेल देता है। इसके बाद वो मसूरो के पास आ तो जाता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे कई सारी लकड़ियां गिर जाती है नीचे, और यहाँ पे वो मसूरो को जब गले लगा लेता है और अपने साथ लेकर के जाने वाला था तो सारी लकड़ियां उसी के ऊपर गिर जाती हैं। फिर यहाँ पे नारुमी बताने लगता है कि मेरे दादा जो है सर्कस में क्लाउन का काम किया करते थे और उनको भी वही बीमारी थी जो मुझे थी, वो भी लगातार बच्चों को हंसाया करते थे और मुझे भी चाहिए था कि मैं भी क्लाउन बन जाऊं ताकि मैं लगातार बच्चों को हंसा सकूं और इसी बहाने में अपनी बीमारी से मरने से बच जाऊं। लेकिन फिर इसके बाद मैं तुमसे मिला और जब तुम्हें हंसते हुए मैंने देखा तो तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी जान बचा के रहूंगा। लेकिन तभी पूरी सीलिंग ही उसके ऊपर आकर गिर जाती है और फिर इसके बाद वो यहाँ पे मसूरो को बताने लगता है कि अपना सिर नीचे करो और एक बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में लगातार हंसते रहना, हमेशा अपनी दिल की सुनना, और अगर तुम्हें रोने का मन करे तो रो भी लेना, लेकिन हंसना छोड़ना मत। और फिर रात भर ये दोनों उसी मैंसन के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मसूरो जिंदा बचता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है नारुमी को देखने के लिए तो वो देखता है कि वहाँ पे नारुमी नहीं था, वहाँ पे बस उसका कटा हुआ हाथ था। अब ये देखने के बाद यहाँ पे मसूरो लगातार रोने लगता है। लेकिन फिर इसके 2 महीने बीत जाते हैं और अब जाकर के फाइनली मसूरो अपने स्कूल जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने को ऐसा लग रहा होता है कि शायद मसूरो के ऊपर स्कूल में भी हमला हो सकता है, इसलिए वो भी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेती है और फिर दोनों ही पैदल चले जाते हैं स्कूल के लिए। लेकिन जब वो दोनों पैदल जा रहे होते हैं तो यहाँ पे मसूरो थोड़ा सा डर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि स्कूल के अंदर कुछ लोग हैं जो मुझे बुली करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिरोगाने उसको बता रही होती है कि ध्यान से देखो, मेरे आंखों की वजह से मेरे को बुली किया जाता था सर्कस स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन लोगों का सामना किया और लगातार सर्कस में अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो और उन लोगों पे ज्यादा ध्यान मत देना। अब यहाँ पे मसूरो के क्लास में बताया जाता है कि मसूरो 2 महीने के लिए वेकेशन पे गया था किसी फॉरेन कंट्री। यही कारण है कि क्लास में आ जाने के बाद हर कोई उससे पूछ रहा होता है कि वो कंट्री कैसी थी और तुम कहाँ गए थे। लेकिन जितने भी लड़के मसूरो से नफरत किया करते थे वो सब लोग मसूरो से इससे नफरत करते थे क्योंकि मसूरो बहुत ज्यादा अमीर था और यही कारण था कि वो लगातार उसको बुली किया करते थे। अब इधर पे शिरोगाने भी एक क्लास के अंदर एडमिशन ले लेती है और फिर यहाँ पे टीचर उसको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं और यहाँ पे काफी सारे बच्चे उसकी खूबसूरती को देख करके उस पे फिदा भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्लास से निकल भी जाती है ये देखने के लिए कि कहीं मसूरो को कोई तकलीफ ना हो जाए। अब यहाँ पे जो बच्चे शुरू से मसूरो को बुली किया करते थे वो फिर से बुली करने लगते हैं उसको। वो सबसे पहले तो उसके सीट के नीचे पेन रख देते हैं, तो कई बार उसके चेहरे के ऊपर अपना सॉक्स फेंक देते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी यहाँ पे मसूरो लगातार स्माइल कर रहा था और यही चीज देख करके इन बुलीज को पसंद नहीं आ रही थी। वो लोग लगातार यहाँ पे फिर उसको बोलने लगते हैं कि हम तुम्हें और तकलीफ देते रहेंगे, देखते हैं कि तुम कब तक हंसते हो। लेकिन यहाँ बीच में मसूरो की दोस्त आ जाती है जो कि यहाँ पे बुलीज को ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे मानते नहीं और यहाँ पे एक बच्चा उसको पंच भी मार देता है मसूरो के चेहरे पे और ऐसा होने के बाद उसके सिर का जो बैंडेज था वो नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं कि उसके सिर पे स्टिचेस हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो अपना शर्ट ही उतार देता है और यहाँ पे सबको दिखा रहा होता है कि देखो मेरी बॉडी पे कई सारे कट्स हैं और मेरी बॉडी पे बहुत सारी चोट भी लगे हैं, इसलिए अब चाहे तुम मुझे कितना ही बुली कर लो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितनी बार भी मैं मौत के मुंह में गया हूँ कोई था जिसने मेरी जान बचाई है और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और उसने मेरे को सिखाया कि मुझे लगातार हंसना है। यही कारण है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी में लगातार हंसता रहूंगा। लेकिन वही भी हम देखते हैं शिरोगाने को जो कि पहले ही दिन आकर के क्लास से गायब हो जाती है। यही कारण है कि टीचर उसको डांटते भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब वो रीडिंग करती है तो हर कोई उस पर फिदा हो जाता है क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। यहाँ तक कि कुकिंग क्लास में वो सबके लिए खाना बना देती है। टीचर मना भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सबके लिए खाना बना देती है। लेकिन खाना बन जाने के बाद यहाँ पे सभी लड़कों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि उसका खाना सबसे पहले कौन खाएगा। लेकिन फिर इसके बाद जब जिम्नास्ट की क्लास स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिरोगाने हर किसी को हैरान कर देती है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से और फिर इसके बाद हर कोई उसकी तारीफ भी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे मसूरो को जिसको वो दिन याद आ जाता है जब वो लोग हॉस्पिटल में एक साथ थे और यहाँ पे जब मसूरो शिरोगाने को बताता है कि नारुमी अब इस दुनिया में नहीं रहा तब यहाँ पे शिरोगाने ये बात बोलने लगती है कि आखिरी समय में उसको अटैक आया था और वो चाहता था कोई हंसे लेकिन मैं हंस नहीं पाई थी। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है और क्योंकि मैं उस समय हंस नहीं पाई थी तो मुझे नहीं लगता अब मैं कभी हंस पाऊंगी। मसूरो यहाँ पे समझ जाता है कि शिरोगाने को लगातार नारुमी की याद आ रही है
इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि सिरोगाने उसको भूल जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी में फिर से हंसना सीख सके। लेकिन मसूरो को ये बात अच्छे से पता थी कि सिरोगाने एक सर्कस में काम किया करती थी, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे फिर से सर्कस ज्वाइन करवाएगा और इसलिए वो सर्कस के पास ले भी आता है। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने बोलने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे बस ये चाहिए कि तुम खुश रहो। लेकिन यहाँ पे मसूरो बोलने लगता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम सर्कस ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी यहाँ पे बाहर आ जाता है सर्कस का ओनर और वो पूछने लगता है कि तुम में से कौन ज्वाइन करना चाहता है इस सर्कस को। तब यहाँ पे मसूरो बोलने लगता है कि मैं चाहूंगा कि सिरोगाने को तुम अपने सर्कस में ले लो। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने फिर भी मना कर रही होती है। तब यहाँ पे दो और लड़के आए जाते हैं जो किसी सर्कस में काम किया करते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद मसूरो को बोलने लगते हैं कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस सर्कस में आने के लिए, और ये दोनों ही यहाँ पे सिरोगाने को इम्प्रेस करना चाहते थे। तब यहाँ पे मसूरो पूछने लगता है कि तुम सर्कस में क्या करते हो, और फिर इसके बाद ये दोनों अपने कर्तव्य दिखाने लगते हैं ताकि वो लोग सिरोगाने को इम्प्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पे मसूरो इम्प्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद मसूरो सिरोगाने को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, और फिर इसके बाद सिरोगाने एक लैडर लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर इसके बाद वहां से कूद भी जाती है। लेकिन ये दोनों लड़के उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे लैडर जो है सीधा सर्कस के मालिक के चेहरे पे लगता है। लेकिन वो इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि वो यहाँ पे सिरोगाने को बोलता है कि तुम्हारे जो ट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं तो चाहता हूँ तुम सर्कस को ज्वाइन कर लो। और फिर यहाँ पे सिरोगाने बोलती है कि ठीक है, मैं सर्कस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये बुड्ढा इंट्रोड्यूस करने लगते हैं दोनों लड़के को, बोलने लगता है कि एक का नाम है नोरी और एक का नाम है हीरो, और इसके अलावा हमारे साथ एक और लड़की भी काम करती है। अब यहाँ पे ऐसा कर देने के बाद मसूरो को ये उम्मीद होता है कि शायद आगे चल करके सिरोगाने फिर से मुस्कुराना सीख जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल की नारोमी जिंदा होता है और उसका कहीं और इलाज चल रहा है। और यहाँ पे जब वो बेहोश होता है तो उसको लगातार यहाँ पे सिरोगाने और यहाँ पे मसूरो का सपना आता है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था उन दोनों को, यहाँ तक कि वो अब खुद का नाम भी भूल गया था। लेकिन जब उसको होश आता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि उससे पूछ रहा होता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे नारुमी बोल रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, और फिर ये आदमी बताता है कि तुम एक हॉस्पिटल में हो जो कि यूएस में है। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी एक और सवाल करते पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। फिर ये आदमी बताता है कि लगता है तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसके से तुम अपनी याददाश्त भूल गए हो, और एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो भी तुमने खो दिया है, और ऊपर से हमें तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, उसके अंदर तुम्हारा नाम है नारुमी कातो। और चिंता मत करो, बड़े एक्सीडेंट के बाद में मेरी लॉस होना बहुत ही आम बात होती है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरा नाम है काय, और ये जो तुम्हें बूढ़ी सी औरत दिखाई दे रही है जो कि किसी फेरी टेल के बीच की तरह है, उसका नाम है लूसी। लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है जो कि देखती है कि नारुमी को यहाँ पे होश आ गया और वो डॉक्टर को बुलाने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे गाय जाता है, उसको यार फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे नारुमी उसको खींच करके अपने पास बुलाता है, बोलता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो किसी लड़की से फ्लर्ट मत करो। लेकिन तभी यहाँ पे गाय अपनी माँ का तस्वीर खोल करके बैठ जाता है, बोलने लगता है कि एक आदमी जो कि जापान से आया मुझे बुली कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी का ध्यान एक बच्चे पे चला जाता है जो कि उसी को लगातार देख रहा था। अब यहाँ पे नारुमी जब उस बच्चे को अपने पास बुलाने वाला था कि तभी ये बच्चा वहाँ से भागने लगता है, और यहाँ पे नारुमी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये बच्चा भागते हुए एक ऐसे रूम में आ जाता है जहाँ पे ऑलरेडी और भी सारे बच्चे थी। इन सबको देखने के बाद यहाँ पे नारुमी घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी नारुमी को देख करके डर रहे होते हैं। तब यहाँ पे नारुमी अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि जितनी भी अजीब हरकतें वो कर रहा है वो बेसिकली मार्शल आर्ट है जो कि उसने चाइना में सीखा था। और यहाँ पे बच्चे नारुमी को देखने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और लगातार बोल रहे होते हैं कि हमें भी ये चीज सिखाओ। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा जो नारुमी को देख करके स्टार्टिंग में भागा था उसका नाम होता है मार्क। उसको अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और तब नर्स आकर के उसके सामने मुस्कुराती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। और फिर यहाँ पे नारुमी को पता चलता है कि इस बच्चे को भी वही बीमारी है जो मुझे है। लेकिन फिर उसके बाद वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो यहाँ पे डॉक्टर उसको डांट रहे होते हैं और लगातार ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी बॉडी अभी तक से हील नहीं हुई है, और अगर तुम इस तरीके से इधर उधर भागोगे तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा वीक हो जाए। फिर यहाँ पे गाय बता सकता है कि तुम हमें जापान में मिले थे, और जब मैंने तुम्हें देखा तो वहाँ पे एक मैंसन था जो कि जल चुका था और मुझे तुम वहीं पे मिले थे। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें लाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे नारुमी का सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मार्क को भी वही सेम अटैक आते हैं जो मुझे आते हैं, क्योंकि मेरे को भी सोनोफा सिंड्रोम से। तब यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि तुमने सही कहा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 2000 और बच्चे जिनको सेम बीमारी है, और ये हॉस्पिटल उन्हीं सब बच्चों का इलाज करता है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा जोनोफा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम किसी तरीके से इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी एक डॉक्टर यहाँ पे बोलने लगता है कि नारुमी अब ठीक है, हमें उसे कहीं और भेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर गाय बोलता है कि ऐसा हम क्यों करेंगे। लेकिन तभी दूसरा डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इतने में डिजीज को किस तरीके से खत्म करने के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तब यहाँ पे गाय बोलता है तो अपना काम क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारा काम है कि डिसीज के सोर्स के बारे में पता लगाना, इसलिए तुम लोग यहाँ पे हो। और इतना बोलने के बाद ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनका सीनियर डॉक्टर इन्हें चुप करा देता है और बाद में बोलने लगता है कि लूसी और गाय यहाँ पे आए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे नारुमी ये बोलने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे
समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो मेरी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लेकिन यहाँ पे गाय बोलता है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले, उल्टा मैं तो जापान आया था तुम पे नजर रखने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे लूसी उसको बोलने लगती है कि चुप हो जाओ। अभी फिलहाल की यहाँ पे नारुमी का काम यह है कि वो कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन करे। फिर इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे नारुमी का काम सिर्फ इतना होता है कि उसे अच्छा खाना खाना है और उसके बाद उसे अच्छे से रेस्ट लेना है ताकि उसकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। लेकिन बीच में जब भी उसको टाइम मिला करता था तब वो बच्चों के पास चला जाता था और उनके साथ खेलता था। इसके अलावा वो लगातार बच्चों को हंसाता रहता था ताकि कोई भी बच्चा डरे ना। लेकिन फिर एक दिन जब वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है तो वो देख लेता है कि यहाँ पे नर्स लगातार कई सारे टैबलेट्स खा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि नर्स क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे 2 और डॉक्टर भी आ जाते हैं जो कि लगातार मेडिसिन खा रहे होते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं। तब ये देखने के बाद उस चीना डॉक्टर के पास आकर के बोल रहा होता है कि तुम्हारे डॉक्टर ड्रग ले रहे हैं और क्या ऐसे हालात में लोग डिजीज के क्योर को ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर बोलने लगता है कि ये सब जरूरी है, तुम नहीं समझोगे इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो देख लेता है कि यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है टॉम, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, वो भी लूसी के द्वारा। और लूसी लगातार उससे पूछ रही होती है क्या तुम मिडनाइट सर्कस गए थे। लेकिन यहाँ पे नारुमी बोल रहा होता है कि उससे इस तरीके से पूछताछ करना बंद करो, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्रिमिनल है और देखो बच्चा कितना डरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तभी जाकर के हमें ऑटोमेट्स के बारे में कुछ पता चल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे गाय इस टॉम को बोलने लगता है कि देखो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम वैसे भी मरना चाहते हो तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि मरने से पहले तुम किसी के कुछ काम आ जाओ। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे नारुमी सुन लेता है और वो तुरंत ही कांच को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद वो गाय को पंच मार करके बोलने लगता है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो और तुम दोनों डॉक्टर लगातार ड्रग्स ले रहे हो, क्या ऐसे में तुम बच्चों का इलाज कर पाओगे। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है उसके हाथ की तरफ और देखता है कि उसके घाव अपने आप ही भर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर यहाँ पे टॉम को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्स नारुमी को बताने लगती है कि देखो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे। ऊपर से ज़ोनोफा डिजीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता और अगर हमें बच्चों को जिंदा रखना है तो हमें लगातार उनके सामने मुस्कुराना होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान कब तक मुस्कुरा सकता है? 24 घंटे अगर तुम्हें कोई बोले मुस्कुराने के लिए तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और यहाँ का हर एक डॉक्टर लगातार थक जाता है काम करते हुए, इसलिए हम लोग ड्रग्स भी लेते रहते हैं बीच में ताकि हम थके ना और लगातार यहाँ पे बच्चों के सामने मुस्कुराते रहें क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो बच्चों को दिख जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे गाय डॉक्टर को बोलता है कि अब समय आ गया है कि नारुमी को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे नारुमी को एक बेसमेंट में ले जाता है और उसको बताने लगता है कि ज़ोनोफा डिसीज के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जहाँ पे सांस नहीं आ रही होती है और बॉडी में पेन होने लगता है और दूसरा स्टेज होता है जब इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, यानी कि कोई भी दवाई इनके ऊपर काम ना करे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हर एक बच्चा सेकंड स्टेज आने से पहले ही मर जाए। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे नारुमी हैरान था और वो सोच रहा होता है कि भला डॉक्टर किसी बच्चे की जान लेना क्यों चाहेगा और भला वो ऐसा क्यों चाहेगा कि कोई बच्चा मर जाए। लेकिन तब यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि तीसरा स्टेज सबसे बेकार होता है क्योंकि इस स्टेज में बच्चे मर नहीं सकते, यानी कि उनकी बॉडी को लगातार दर्द भी हो रहा होता है, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है लेकिन वो मर भी नहीं सकते, यानी कि जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, उनकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नारुमी अपने सामने इतने सारे बच्चों को देखता है जो कि तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं और वो रोने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद गाय उसको बताता है कि अब तुम समझे कि क्यों इस हॉस्पिटल को हेल बोला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे नारुमी एक सवाल करने लगता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे घाव अपने आप ही भर गए थे, ऊपर से मैंने अपने एक हाथ भी गवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1 महीने से कम में भी ठीक हो गया, तो तुमने ये क्या किया मेरी बॉडी के साथ। तब यहाँ पे गाय बताने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए हमने एक्वावीटे का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसी दवाई है जो कि हर किसी डिसीज को ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि इसकी मदद से हम ज़ोनोफा को भी ठीक कर सकते हैं। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बच्चों को ये क्यों नहीं देते। लेकिन यहाँ पे गाय बताता है कि अब हमारे पास खत्म हो गया है क्योंकि हमने तुम्हें बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया था और ऊपर से पुराने समय का एक अल्केमिस्ट था जिसने की एक्वावीटे की खोज की थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। नारुमी यहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने फिर उसका इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों किया, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पे कई सारे बच्चों की जान बचाने के लिए, भले उसकी क्वांटिटी कम थी लेकिन फिर भी तुम कई सारे बच्चों को बचा सकते थे। तब यहाँ पे गाय बताने लगता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि मैं जापान आया था तुम पे नजर रखने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम मिल करके ऑटोमेटा को हरा सके। देखो अभी फिलहाल के लिए ज़ोनोफा सिंड्रोम हमारे लिए भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हमें पता है वो कहाँ से आया। ये फैलाया गया है ऑटोमेटा के द्वारा जो कि मिडनाइट सर्कस में काम करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम हमारी मदद करो और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सिरुगाने बन जाओ। अब ये नाम सुनने के बाद उसको कुछ ना कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आकर के बताने लगती है कि ऑटोमेटा ने हम पे हमला कर दिया है। और ऑटोमेटा बेसिकली कुछ ऐसे मैकेनिकल बीइंग होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का लिक्विड डाला जाता है जिसकी मदद से वो खुद पे खुद अपना काम कर सकते हैं और उन्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं होती चलाने की लिए। फिर यहाँ पे ऑटोमेटा के सामने यहाँ पे गाय आ जाता है अपने पपेट के साथ और उसके पपेट का नाम होता है ओलंपिया। फिर इसके बाद लूसी यहाँ पे बताने लगती है कि जितने भी ऑटोमेटा
है उन सबको हराने की हम लोग शिरोगाने बनाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि पपेट्स को कंट्रोल करना जानते हैं। और यही ऑटोमेटा है जो लगातार इस दोनों पर डिसीज को हर जगह फैला रहे हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके इन्हें खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे नारुमी की गोद में जो लड़की होती है अचानक से उसे अटैक आने लगता है। वो लगातार यहाँ पे बोल रही होती है क्या तुम मुझे हंसा सकते हो फनी फेस बना करके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि नारुमी फनी फेस बना ही नहीं पा रहा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो इस छोटी सी बच्ची को खो ना दे, और जैसा उसको डर था वही हुआ, यानी कि छोटी बच्ची मर जाती है। तब उसके बाद वो एक सवाल करने लगता है गाय से और बोलने लगता है कि तुमने उस एक्वावीटा का मेरे ऊपर इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन तब यहाँ पे लूसी उसको बताने लगती है कि देखो अगर हम एक्वावीटा का इस्तेमाल बच्चों के ऊपर कर भी देते तब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हम केवल कुछ ही बच्चों को बचा पाते, लेकिन बाकी बच्चे तो फिर भी मर जाते। लेकिन अगर तुम तैयार हो जाते हो शिरोगाने बनने के लिए और फिर आगे चल करके तुम ऑटोमेटा को हरा देते हो तो उसके बाद हम कई सारे बच्चों को बचा सकते हैं। फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पे लूसी उसको एक मास्क दिखाती है और बोलती है कि बहुत समय पहले एक एल्केमिस्ट इसको पहना करता था और मुझे ऐसा लगता था कि वो इस मास्क को इसलिए पहनता था ताकि उसके अंदर की फीलिंग्स दिखाई ना दे, और मैं चाहूंगी कि तुम इस मास्क को पहन लो ताकि बच्चों के सामने तुम रोते हुए ना दिखो और ऊपर से तुम बच्चों को दिखा सको कि सब चीज ठीक हो जाएगा। फिर उस मास्क को पहनने के बाद ये बाहर आ जाता है और सभी ऑटोमेटा से लड़ने लगता है। ये देखने के बाद यहाँ पे गाय बोल रहा होता है कि इस समय जापान आया था तुम्हारा पीछा करते हुए, क्योंकि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो फाइट करने के लिए, और जब भी तुम किसी ऑटोमेटा को एक पंच मारते हो तो उनके अंदर का जो लिक्विड है वो एक्सप्लोड कर जाता है, और यही कारण है कि तुम उनको आराम से हरा पा रहे हो। फिर इसके बाद कई सारे ऑटोमेटा एक साथ हमला करने के लिए आ जाते हैं नारुमी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नारुमी केवल एक ही पंच में सबको हरा देता है। और फिर यहाँ पे नारुमी एक बात खुद से बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके जीना होगा और कैसे भी करके इन सभी बच्चों की जान बचानी होगी, क्योंकि जो एक्वावीटा इन सब बच्चों की जान बचा सकता था वो मुझे दिया गया है। यही कारण है कि अब मुझे केवल एक ही पर्पस के लिए जीना है ताकि मैं इन सभी बच्चों की जान बचा सकूं। अब यहाँ पे केवल 2 ही ऑटोमेटा बचे थे और ये जो छोटा वाला ऑटोमेटा है ये लगातार यहाँ पे हमला करने लगता है अपने ब्लेड की मदद से नारुमी के ऊपर और उसकी बॉडी पे कई सारे कट लगा देता है। लेकिन तभी जो बड़ा वाला ऑटोमेटा है वो अचानक से यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहा होता है नारुमी के ऊपर अपने ब्लेड से। लेकिन फिर यहाँ पे गाय नारुमी को बता रहा होता है कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर एक स्विच है, उसको एक्टिवेट करो। और जब नारुमी ऐसा करता है तो उसके पास भी एक ब्लेड आ जाता है। फिर इसके बाद दोनों की ब्लेड आपस में टकराते हैं, लेकिन यहाँ पे नारुमी को कुछ होता नहीं बल्कि उसका ब्लेड टूट जाता है और फिर वो इसके बाद ऑटोमेटा को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटा बोल रहा होता है कि मैं ह्यूमन से हार कैसे सकता हूँ। लेकिन फिर इसके बाद नारुमी बता रहा होता है कि तुम ध्यान से देखो मेरे घाव को जो कि अपने आप भर रहे हैं एक्वावीटा के जरिए, इसलिए मैं अब एक ह्यूमन नहीं रहा बल्कि मैं एक डीमन बन गया हूँ जो तुम्हें खत्म करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक्वावीटा अपने बॉडी के अंदर से 2 बड़े भाले निकालता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। अब इस मौके को देखते हुए वो जो छोटा वाला ऑटोमेटा था वो तुरंत यहाँ पे आ रहा था नारुमी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नारुमी तुरंत ही एक ब्लेड अपने मुंह में दबाता है और फिर बाद में उस छोटे से ऑटोमेटा का गला काट देता है। इतना ही नहीं, बाद में वो अपना एक हाथ उस छोटे से ऑटोमेटा के आर पार करके उसकी जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा वाला ऑटोमेटा था फिर यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे नारुमी भी लगातार उसके साथ ही जा रहा था और फिर आखिरी में नारुमी उसकी भी जान ले लेता है। लेकिन सारी चीज खत्म कर देने के बाद यहाँ पे नारुमी बच्चों के पास जा रहा होता है उन्हें बताने के लिए कि अब तुम लोग सेफ हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे उसी को देख करके डर जाते हैं और यहाँ पे नारुमी भी समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे लूसी बोलने लगती है कि जिस तरीके से तुमने फाइट किया है ऑटोमेटा से हुए बच्चों के सामने उसको देखते हुए बच्चे डर गए हैं। तब यहाँ पे नारुमी बोलने लगता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे कैसे भी करके बस इन बच्चों की जान बचानी है। फिर वो इसके बाद गाय को बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और लूसी क्या तुम मेरे को एक और मास्क दे सकती हो। फिर इसके बाद नारुमी चला जाता है डॉक्टर के पास और उन्हें बता रहा होता है कि देखिए चाहे कितनी देर क्यों ना लग जाए मैं लगातार ऑटोमेटा से लड़ता रहूंगा और उन्हें खत्म करूंगा, लेकिन इस बीच में चाहूंगा कि आप लोग भी लगातार इस डिजीज का क्योर ढूंढ ले ताकि हर एक बच्चे की जान बचाई जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे टॉम भागते हुए आ जाता है नारुमी के पास और उसको गले लगा लेता है और बाद में बोलने लगता है कि तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। और यहाँ पे नारुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि भले इन बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे एक डीमन बनना पड़े मैं वो भी बन जाऊंगा। लेकिन इधर पे मशहूर होकर समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए वो भी सर्कस टीम को ज्वाइन कर लेता है और लोग हर जगह जा करके अपने सर्कस के लगातार शो किया करते थे। लेकिन लगातार सर्कस को चलाने के लिए इन्हें और पैसों की जरूरत पड़ती है, यही कारण है कि लोग पार्ट टाइम जॉब भी करने लगते हैं। फिर रात में जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे मशवरा उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ। तो यहाँ पे शिरोगाने बता रही होती है कि हाँ आज मैं एक स्ट्रेंजर से मिली जो कि मेरी दोस्त बन गई। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे लड़की बोलने लगती है कि मेरा नाम है विल्मू और मेरा जन्म हुआ था एक अमेरिकन सर्कस फैमिली में और मेरे फादर सर्कस की बहुत अच्छे नाइफ थ्रोअर थे और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया क्योंकि मेरे छोटे भाई को ज़ूनोफा सिंड्रोम हो गया था। ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज्यादा था कि मेरे पेरेंट्स लगातार मेहनत करते थे और मेहनत करते करते वो दोनों मर गए। फिर आगे चल कर मैंने दूसरा काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूं, लेकिन आखिरी में मेरा भाई भी मर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट में शिरोगाने बोलती है कि ठीक है बहुत हुआ, मैं तुम्हें उसके बारे में बहुत चीज बताऊंगी लेकिन कल, अभी फिलहाल के लिए मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ।
और यहाँ पे विल्मो लगातार मसूरो के ऊपर नजर रख रही थी। इससे यहाँ पे जैसे सिरोगा ने थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तुरंत ही हमला कर देती है मसूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मसूरो अपनी जान बचाने के लिए इधर से कहीं दूर भागने लगता है। लेकिन आखिर में विल्मो उसे एक जगह पकड़ ही लेती है और बाद में बता रही होती है कि देखो मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरा काम और मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पे सिरोगाने भी आ जाती है जो कि अपने पपेट से तुरंत ही विल्मो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे विल्मो बच जाती है। इसके बाद यहाँ पे सिरोगा ने बोल रही होती है कि तुम तो मेरी दोस्त बन गई थी ना, तो अब तुम मसूरो के ऊपर हमला क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ पे विल्मो बताने लगती है कि ये मेरा काम है, मुझे कैसे भी करके मसूरो को मारना होगा ताकि उसकी मुझे पैसे मिल पाए। इस तरह फिलहाल की हमारी दोस्ती यहाँ पे काम नहीं आने वाली और वो तुरंत ही हमला भी कर देती है मसूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिरोगा ने अपने पपेट के जरिए उन सभी हमलों को नाकाम कर देती है। लेकिन उसके बाद जब वो पपेट से हमला करते विल्मो के ऊपर तो विल्मो लगातार बच रही थी और फिर वो आखिर में सिरोगाने के पाँव के ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पे सिरोगाने के पाँव पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। तो यहाँ पे मसूरो बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम अपनी जान बचा सको। और तभी यहाँ पे विल्मो काफी सारे नाइफ से हमला कर देती है मसूरो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिरोगाने उन सभी हमलों को अपने ऊपर ले लेती है। फिर इसके बाद मसूरो यहाँ पे आ जाता है सिरोगाने की जान बचाने की और लगातार ये बोल रहा होता है विल्मो को कि एक काम करो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन सिरोगाने की तरफ से जाने दो। और ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, क्योंकि अगर तुम्हें सही में मेरी जान लेनी होती तो तुम बहुत पहले ऐसा कर चुकी थी, क्योंकि तुम नाइफ थ्रोअर बहुत अच्छी